Welcome everyone. So today we are going to discuss क्योंकि bond types जो है वो last lecture में recorded हैं, वैसे सारी की सारी I'll share that with you. So today we are going to discuss the bond system क्योंकि किस तरह ऑपरेट करता है, bond के different features क्या होते हैं, इसके अंदर जो different characteristics हम discuss करते हैं, ठीक है. For one of the first things that we'll discuss is the automated bond system. ये वो bond system है जिसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बेसिकली बॉन्ड्स ट्रेड होते हैं, इसलिए इसका ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको कि कैसे ऑपरेट करता है दैट इज नॉट रिलेटेड टू यू. बस ये एक सिस्टम अवेलेबल है, जैसे न्यूयॉर्क वालों के पास अपना है एनवाईएससी का एक एक्सचेंज सिस्टम है जिसमें स्टॉक्स ट्रेड होते हैं. इसी तरह से बॉन्ड्स की ट्रेडिंग का ये एक सिस्टम है जिसके अंदर बॉन्ड्स ट्रेड होते हैं, ऑटोमेटेड बॉन्ड सिस्टम. ये यूनाइटेड स्टेट्स में एप्लीकेबल है, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट अवेलेबल है. नाउ व्हाट वी डू विद बॉन्ड्स. तो बॉन्ड्स के लिए सबसे पहली चीज, इसको खरीदने बेचने के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल जो होंगे वो बॉन्ड डीलर्स होंगे, जो ये बॉन्ड्स खरीदते हैं बेचते हैं. अब अगेन बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, अब बॉन्ड जो है अगेन दे आर नॉट दैट लिक्विड. there would be some bonds that would be very liquid, there would be bonds that are not that liquid. Liquidity क्या है? In simple terms, how easily can you convert that bond into cash? How conveniently at the actual value, not at less than the par value. अब बॉन्ड जब आप बेचते हैं, इसकी लिक्विडिटी ना होने की वजह वो सिंपल है, क्रेडिट रिस्क. बॉन्ड ये है कि आपने उधार दिया हुआ है, ठीक है. अब ये जो उधार दिया हुआ है ये वापस आएगा, जितनी उसकी क्रेडिट वर्दीनेस होगी उतना ही वो लिक्विड होगा, क्योंकि bond is just a piece of paper, is a promise, so it is not that liquid. Again, it is not that credit worthy. उसमें क्रेडिट रिस्क, जिसे हम डिफॉल्ट रिस्क भी कहते हैं, कि जो आपका क्रेडिटर है वो आपकी पेमेंट नहीं कर सकेगा. आपने तो उधार दे दिया, लेकिन जब उसके रीपे करने का वक्त आएगा तो वो आपको शायद पे ना कर सके. अगेन इसके अंदर डिफॉल्ट में भी टाइप्स हो सकती हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स होगी तो डिफॉल्ट, पार्शियल डिफॉल्ट भी हो सकता है कि आपके पास पे करने के लिए लेट्स सपोज हाफ अमाउंट है, हाफ नहीं है, तो उन्होंने हाफ पे बैक कर दिया और बाकी का जी हम तो डिफॉल्ट करें, हमारे पास पेमेंट ही नहीं है. दैट इज आल्सो पॉसिबल. सो अगेन द थिंग दैट मैटर्स इज द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द वन जिसने बॉन्ड इशू किए हैं, ठीक है, कि उसकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या, उसके पास ऐसी क्या उसकी मतलब रेपुटेशन है, या क्या उसके बारे में हमें श्योरिटी होगी कि वो पैसे वापस करेगा. तो इसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो एक सिस्टम है उसके अंदर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं. यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को लाइसेंस इशू किया हुआ है कि वो क्रेडिट रेटिंग कर सकती है किसी भी फर्म के इशू की. अब क्रेडिट रेटिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं. जो क्रेडिट रेटिंग होती है वो ट्रिपल ए से लेकर सी तक जाती है. सी वुड बी द वर्स्ट कैटेगरी. आई थिंक ट्रिपल ए से ट्रिपल बी तक एक्सेप्टेबल कैटेगरी होती है, उसके बाद ये रिस्की कैटेगरी के अंदर चली जाती है. Again, so it has many outcomes के triple A, double A plus, double A minus and all those categories. उसकी अभी फिलहाल हम डिटेल में नहीं जाते, बस ये जस्ट नो के ट्रिपल ए सेफेस्ट होगी और बी तक तकरीबन एक्सेप्टेबल होती है, ट्रिपल बी तक, एंड देन बिलो दैट इज रिस्की. अब ये 3 एजेंसीज हैं, मूडीज, एसएनपी एंड फिच. ये 3 के अलावा किसी को यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट ने लाइसेंस नहीं दिया हुआ कि वो आपकी क्रेडिट रेटिंग करते हैं. और इसके अंदर अब फिर बहुत बड़ी एक करप्शन भी इमर्ज हो जाती है. क्यों? क्योंकि सिर्फ 3 कंपनीज हैं जिनको यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया हुआ है कि आप इनकी क्रेडिट रेटिंग कर सकते हैं. वो सही करें गलत करें उन्हें कोई नहीं पूछ सकता, उनके पास गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस है, उन्होंने रेटिंग करनी, और कोई है नहीं. वो सही करें गलत करें उनकी मर्जी, वो जैसी भी करें. जब भी आपको बॉन्ड इशू करेंगे क्रेडिट रेटिंग उन्हीं तीनों में से किसी एक से करवानी होगी, क्योंकि जब आप इशू कर रहे होंगे तो आपको बताना है कि हमारी इस इशू की क्रेडिट रेटिंग क्या है. अब वो भी आगे हम डिस्कस करते हैं कि रेटिंग होती कैसे है या किस बेसिस के ऊपर रेटिंग बेटर या वर्स होती है. बट द थिंग इज कि कंपनी के लिए ऐसा कोई इंसेंटिव या कोई रीजन नहीं है कि वो उसे सही क्रेडिट रेटिंग देनी है. अगर आप 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस देखें, उसमें एक बहुत बड़ी वजह यही क्रेडिट रेटिंग थी, क्योंकि बैंक्स मिल जाते हैं, साथ में करप्शन हो जाती है बहुत ज्यादा केसेस के अंदर. इस तरह से इशू आ जाता है कि आपकी जो ये रेटिंग हो रही है, अब अगर ये रेटिंग खराब है तो मतलब कहीं ना कहीं
वो पेमेंट नहीं हो सकती जितनी आपने मतलब सिक्योर करवाई होगी ना। आपने ये तो नहीं करा बुरी कर दो मेरी रेटिंग, आपने तो उससे अच्छी करवानी है, तो मिलकर अच्छी भी कर देंगे आपको, कुछ ना कुछ चार्जेस ले लेंगे लेट्स सपोज। तो दैट वुड क्रिएट अ प्रॉब्लम कि इश्यूअर जो बोरोवर्स है उनको नहीं पता कि इसकी रेटिंग क्या है सही वाली। अब इसके अंदर अगर गवर्नमेंट ज्यादा को लाइसेंस दे दे, क्योंकि इनकी जॉब तब सिक्योर है ना, 3 कंपनीज है इनके सबकी जॉब सिक्योर है जी, हम रेटिंग सही करें गलत करें हम इधर ही बैठे हैं, हमें कोई नहीं हिला सकता। अगर ज्यादा कंपनीज हो, जैसे कि कंपटीशन का पॉलिसी होती है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, जितनी ज्यादा कंपनीज होंगी तो जो बेटर रेटिंग करेगा लोग उसकी रेटिंग की तरफ चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो बाकियों को भी अपनी रेटिंग ठीक करनी पड़ेगी मजबूरी में, उनके पास एक रीजन होगा अपनी रेटिंग ठीक करने का। सो अभी क्योंकि इन 3 की सॉर्ट ऑफ मोनोपोली है, इसको एक मोनोपोली समझे, तो दे डू व्हाटएवर दे लाइक। तो एक ये रीजन भी है जो क्रेडिट रेटिंग होती है वो गलत होती है आजकल। पाकिस्तान का अपना नहीं है एक्चुअली, पाकिस्तान का अगर होगा भी तो उसकी रेटिंग को कौन मानेगा। जैसे भी आपने देखा होगा कि पूरे पाकिस्तान की रेटिंग को मूडीज ने डाउनग्रेड कर दिया है, ठीक है। तो अब अगर पाकिस्तान का कोई इदारा किसी भी चीज को ग्रेड करा होगा इंटरनेशनल तो उसे कोई नहीं मानेगा। तो यूजुअली आप जब रेटिंग करवाते हैं तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से करवाते हैं। The government does not issue like any license to any other firm। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। अगर ज्यादा फर्म्स होती तो ज्यादा बेटर रहता। ओके, अब एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये क्रेडिट रेटिंग है इसको ये नहीं समझना कि ये एक फर्म से रिलेटेड है। फर्म मतलब इशूअर, ठीक है। अब इशूअर क्या हो सकता है, इशूअर फेडरल गवर्नमेंट भी हो सकती है, इशूअर लोकल गवर्नमेंट भी हो सकती है, इशूअर कंपनीज भी हो सकती हैं। जो कंपनीज है लेट्स सपोज अगर एक कंपनी ने 4 बॉन्ड इशू किए हुए, एक की मैच्योरिटी 2025 की है, एक की मैच्योरिटी 2030 की है, एक की मैच्योरिटी 2035 की है, एक की 2040 की है। अब इन चारों की अलग से रेटिंग होगी, ये नहीं होगा कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन की सिंगल रेटिंग हो जाएगी, इन सब इश्यूज की रेटिंग होगी। हर बार जब वो बॉन्ड इशू करेंगे तो उसकी रेटिंग की जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो एट प्ले होंगे। लेट्स सपोज अगर तो कोई छोटा सा डेट इशू किया गया लाइक अ फ्यू मिलियन डॉलर्स, अ फ्यू बिलियन डॉलर्स, मिलियन की रेंज में ही होगा जो, तो उस केस के अंदर क्योंकि ये वो पैसे हैं जो कि बहुत ज्यादा डिफॉल्ट की तरफ ले जाने वाली अमाउंट नहीं है, छोटी अमाउंट है, बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, यूजुअली इसकी रेटिंग अच्छी होगी। लेकिन अगर बहुत बड़ा डेट इशू किया गया है तो इसकी रेटिंग जरा कम होगी, क्योंकि यहाँ चांस ज्यादा होगा कि ये रीपे नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इस तरह के फैक्टर्स इसके अंदर कंसिडर होते हैं, because it's easier to pay a small debt and it's difficult to pay a larger debt। अगेन इसी तरह से अगर हम करें कि एक ऐसा बॉन्ड आपने इशू किया जिसके पीछे कुछ सिक्योरिटी रख ली है, तो क्योंकि वो सिक्योर्ड है उसके पीछे कोई ना कोई एसेट उसको बैक कर रहा है, तो डेफिनेटली उसकी रेटिंग अप हो जाएगी, क्योंकि वो किसी एसेट को बेचकर उसकी पेमेंट कर सकते हैं। सो वो सिक्योर हो जाएगा तो उसकी रेटिंग हायर हो जाएगी। इसी तरह से अगर कुछ सबऑर्डिनेट है या फिर अनसिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है तो उसकी डेफिनेटली रेटिंग भी लो होगी। अगर सबऑर्डिनेट है तो वो वेरी लो होगी, क्योंकि वो तो फिर भी अगर कुछ ना कुछ पेमेंट होगी सीनियर जूनियर की, उसके बाद कहीं सबऑर्डिनेट को पेमेंट होनी है, तो वो उससे भी लो। तो इन सारे फैक्टर्स की तरह इसकी रेटिंग तय होती है। अगर हम इसके अंदर एक, तो हर इश्यू की अलग रेटिंग है, जितने पुराने इशू वो भी कंसीडर हो जाते हैं ना कि अच्छा पिछले की भी तो पेमेंट करनी है ना इससे पहले ये इस रेंज के अंदर, तो वो भी इसके अंदर ऑटोमेटिकली कंसीडर हो जाता है। कभी कभी ये होता है कि आपने एक कंपनी की जगह एक से ज्यादा कंपनी से रेटिंग करवा ली, ठीक है, आपने 2 कंपनी से रेटिंग करवा ली। अब उस केस के अंदर ये भी हो सकता है कि दोनों सेम रेटिंग कर लें, ये भी हो सकता है कि दोनों की रेटिंग में फर्क आ जाए, एक की रेटिंग हायर हो एक की रेटिंग लोअर हो। इन दैट केस इसे हम कहते हैं स्प्लिट रेटिंग, कि एक कंपनी ने हायर रेटिंग कर दी है एक ने लोअर रेटिंग कर दी, डजंट मैटर। लेकिन अगेन ये तो नहीं हो सकता ना कि एक ने उसको सबसे सेफ कर दिया दूसरे ने उसको सबसे रिस्की कर दिया, थोड़ा डिफरेंस होगा, किसी एक ने डबल ए प्लस कर दिया एक ने ए माइनस माइनस कर दिया, तो उसके रेंज के अंदर ही होगा कहीं ना कहीं। बट इसके केस के अंदर हम कहेंगे कि ये स्प्लिट रेटिंग है। वैसे करवाना जरूरी नहीं है, किसी एक से ही करवा लें दैट इज एनफ। लेकिन कभी कभी कंपनी जब बड़ा इशू करना होता है तो वो प्रेफर करती है कि एक दो से करवा ली जाए, ताकि लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस हो कि हम पैसे वापस करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स स्टिल अ प्रॉमिस। मूविंग ऑन टू क्रेडिट क्वालिटी। अगेन क्रेडिट किसी भी तरह की क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का भी हो सकता है। अब इसका पूरा टेबल अवेलेबल है आपकी बुक के अंदर, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, पेज नंबर 176 के करीब कहीं है।
सो बेसिकली बेस्ट क्वालिटी, उसके अलावा हायर क्वालिटी, इस तरह से नीचे जा जाएगा। अपर मिडिल क्वालिटी ग्रेड जो है, फिर मीडियम ग्रेड, इस तरह से लोअर ग्रेड तो बिल्कुल फिर रिस्की की तरफ चला जाएगा। इसके बाद स्पेकुलेटिव आ जाता है। स्पेकुलेटिव बेसिकली मींस रिस्की, कि आप स्पेकुलेशन कर रहे हैं। देन कम्स इन लेट्स सपोज वेरी स्पेकुलेटिव, वेरी रिस्की, एंड देन समटाइम्स इट आल्सो गोज टू पुअर स्टैंडिंग। पुअर स्टैंडिंग का मतलब है कि ये ऑलरेडी इन ट्रबल है, ये ऑलरेडी डिफॉल्ट कर चुके हैं, ये बिल्कुल डिफॉल्ट पे पहुंचे। जैसे श्रीलंका की होगी पुअर स्टैंडिंग, तो डिफॉल्ट कर चुके हैं, ये ऑलरेडी इन डिफिकल्टी है। ठीक है। अगेन जितनी भी क्रेडिट रेटिंग होगी, ट्रिपल ए हो जाए या सी तक चली जाए, इस केस के अंदर जो आपकी रेटिंग है वो हम ब्रॉड दो कैटेगरीज में उसको डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि बी तक हम इसको सेफ कंसीडर करते हैं, बाद में हम इसको रिस्की कंसीडर करते हैं ट्रिपल बी के बाद। तो हमारी जो दो क्लासिफिकेशंस हैं, नंबर वन इज इन्वेस्टमेंट ग्रेड। ये वो बॉन्ड्स होंगे, ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स कहलाएंगे, जो मतलब सेफ कैटेगरी ट्रिपल बी तक रहेंगे। इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स मतलब लो रिस्क, सादी सी बात, आप एक ऐसा प्रॉमिस तो नहीं करना चाहेंगे ना, अगर आपको पता है कि मैं आपको पैसे वापस नहीं देने वाला, अब आप मुझे उधार देंगे, कॉमन सेंस की बात है नहीं। तो जब ट्रिपल बी के ऊपर होता है कि इसके बाद रिस्क शुरू हो रहे हैं, तो जहां लो रिस्क है वहां तक ये पैसे वापस दे सकते हैं, इनका चांस है कि पैसे ज्यादातर वापस दे देंगे, उनको ही हम लोन देंगे। इसे हम कहते हैं इसीलिए इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड, कि हम इसके बाद वाले किसी को लोन नहीं देना चाहते क्योंकि वहां रिस्क ज्यादा है। वो बंदे का चांस ये है कि वो उसने पिछले बंदे की भी पैसे पेमेंट नहीं की थी, हमारी भी नहीं करेगा। ठीक है, इस बेसिस के ऊपर तो इन्हें हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स। ये बेसिकली लो रिस्क होते हैं। जितने भी हम ज्यादातर आपको इंडेक्स देख रहे होंगे आप बॉन्ड्स वगैरह के, वो इंडेक्स इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड से कैलकुलेट हो रहा होगा। जितनी भी इन्वेस्टमेंट की बात हो रही होगी नॉर्मल केसेस के अंदर बॉन्ड्स के अंदर, वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही हो। ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स लो रिस्क होते हैं, they are less risky, so they pay a bit, you can say higher in the risk free rate of return, लेकिन ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट आपको नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये रिस्क फ्री से कुछ अबव देंगे, क्योंकि ये रिस्क फ्री है ऑलमोस्ट, और रिस्क फ्री है नहीं 100%, लेकिन उसके करीब करीब कंसिडर किए जाते हैं इस वजह से। तो इनकी जो यील्ड होती है उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट ग्रेड यील्ड। Then comes in the second category. Second category क्या है? This is called the junk bonds. Junk bonds, जैसे जंक फूड आप सबने सुना हो, बिल्कुल इसी तरह से। अगर सादा वर्ड ले लिया जाए जंक itself, what do you think of junk? Anything that is useless, that is not of any value to you. आप जंक में उसी चीज को फेंकते हैं ना जिसकी आपके नजदीक कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये जंक बॉन्ड्स हैं। अब ये जंक बॉन्ड्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि दे आर हाई रिस्क। हाई रिस्क का मतलब ये है पैसे नहीं आने वाले वापस, सादा सी बात, सिंपल अल्फाज के अंदर। बिकॉज यू कैन नॉट आस्क पीपल कि यार जंक बॉन्ड खरीदोगे, जंक खरीदोगे, मैं आपसे कहूं जंक खरीदोगे, व्हाट डू यू थिंक योर आंसर वुड बी? सो अब एक कंपनी, एक फर्म आपको कैसे कहे कि यार जंक खरीदने हैं, सो वो बेचने के लिए क्या करेंगे हम? यस, रिटर्न इंक्रीज कर देंगे, और उसके बाद उसका नाम फिर भी जंक नहीं कह सकते ना, उसको फिर भी समझ आ जाएगी ना बंदे को जिसको बेच रहे हो, अच्छा यार हाई रेट के ऊपर जंक खरीदोगे, कॉमन सेंस वाली बात है ना। हम इसका नाम चेंज करते हैं, हम क्या कहते हैं उसको नाम देते हैं, वी हैव रीनेम्ड इट एज हाई यील्ड बॉन्ड्स, जस्ट टू कंफ्यूज द इन्वेस्टर्स। ये हाई यील्ड बॉन्ड्स है। अब हाई यील्ड बॉन्ड्स लें, अब इसका मतलब बेसिकली ये है कि जंक बॉन्ड्स है, इसकी पेमेंट कोई नहीं आने वाली, लेकिन आप खरीद लें, इसके ऊपर रिटर्न अच्छा मिलेगा, क्योंकि रिटर्न ज्यादा डेफिनेटली होता है, क्योंकि जब रिस्क जितना ज्यादा होगा उतना रिटर्न ज्यादा होगा। नहीं, ये सिर्फ हमने धोखा दिया हुआ है। मैं बताता हूं आपको समझ, ये आपको बेसिकली बात ये है कि मैंने आपसे लोन लेना है, ठीक है, अगर तो मेरी रेपुटेशन अच्छी है तो आप मुझे आराम से लोन दे देंगे, ठीक है, बहुत छोटे से इंटरेस्ट रेट के साथ, क्योंकि आपको पता है मैं पैसे वापस दूंगा, मेरी रेपुटेशन है, मेरा बिजनेस है इस तरह का। आपको पता है कि मैं पैसे वापस देता नहीं होता, ठीक है। अब अगर मुझे आपसे लोन लेना है तो आप मुझे 1% के ऊपर लोन दे देंगे, रिस्क है ना, ऐसे डूब सकते हैं।
अब मुझे अगर लोन लेना है तो मुझे आपको रिटर्न हायर ऑफर करना होगा, भाई दे दो, अच्छा 10% पे दे दो, 15% पे दे दो, 20% के ऊपर दे दो। अब सोचोगे यार हाँ लेकिन देखो ना पैसे भी तो ज्यादा आएंगे ना। अब बंदा रिस्क लेने की तरफ सोचेगा, क्योंकि सेफ वाला 1, 2, 5, 7% तो मिल रहा है इजीली। तो आप रिस्क वाले की तरफ जाएंगे ही तब जब आपको रिटर्न अच्छा खासा ज्यादा मिल रहा होगा, क्योंकि आप रिस्क भी तो ले रहे हैं, आपके पैसे भी तो डूब सकते हैं ना। अच्छा, बॉन्ड और इन्वेस्टमेंट कंपनीज के अंदर इसमें फर्क ये है कि बॉन्ड के केस के अंदर जहां जंग है वहां मेजोरिटी केसेस के अंदर डूबने का चांस ज्यादा होगा, और फिर डूब जाएंगे बिल्कुल, मतलब दे विल बी गॉन। सो इस वजह से वहां रिस्क लेना चाहिए नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी लोग लेते हैं। क्यों? अगेन हमने उसका नाम रख दिया ना हाई यील्ड। हमने कहा ये हाई यील्ड है, ये ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं, इसके अंदर जाके इन्वेस्टमेंट करें आप। जबकि एंड ऑफ द डे व्हाट इट मींस इज कि भाई जंग डस्टबिन में फेंकने वाला है, ये खरीदो और डस्टबिन में डाल दो, ये पैसे वापस नहीं आने वाले। आ भी जाते हैं कभी कभी, कुछ केसेस के अंदर ऐसा हुआ है एक बार कि ये जो जंग बॉन्ड्स थे, यूरो बॉन्ड्स थे, किसके, आई डोंट रिमेम्बर द कंट्री, किसी एक कंट्री के यूरो बॉन्ड्स थे। वो हुआ ये था कि इन्वेस्टर था, आई थिंक ये जेपी मॉर्गन, सॉरी गोल्डमैन सैचेस का एक इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट था वहां पर। उसने ना एक गोल्डमैन सैचेस की डील हो रही थी अरबों डॉलर की, जो कि सबको यकीन हो गया था इसके अंदर लॉस हो जाएगा। उसने कुछ ऐसे ट्रिक लगाई कि वो डील प्रॉफिटेबल निकल गई। अब वो पॉपुलर हो गया सारे ना कि ये बंदा यार बुरी से बुरी डील को भी प्रॉफिटेबल कन्वर्ट कर देता है। ये हम बाइसेस कहते हैं, ये बिहेवियरल फाइनेंस में जाता है कि वो उसके माइंड में फिर बैठ जाती है कि बस मैं तो गॉड हूं, मैं सब कर देता हूं, मेरे होते हुए कुछ हो ही नहीं सकता। तो अब उसको एक और फर्म ने हायर किया, ये ब्रिटिश फर्म थी आई थिंक, इसके अंदर उन्होंने इसको टास्क ये दिया कि तुमने हमारे जो ब्रोकरेज फर्म थी बेसिकली, तो लोगों के पैसे होते थे, उससे वो ब्रोकरेज की इन्वेस्टमेंट वगैरह करते, लेकिन उनके पैसे अकाउंट्स में पड़े होते लोगों के अक्सर, ठीक है। तो कंपनी कहती है हम क्यों पड़े रहने बिला वजह, मतलब पड़ी रहने, एट एनी गिवन टाइम किसी के अकाउंट में कुछ पैसे पड़े होंगे तो थोड़ी बहुत मार्केट शिफ्ट होती रहती है, तो कुछ उनके पैसे पड़े होते हैं, कुछ उनके पास अपने भी बने हुए होते हैं जो कमीशन से इन्होंने चार्ज किए हुए होते हैं। $3 बिलियन के उसने यूरो बॉन्ड ले लिया, हाई रिस्क, जिसे हम हाई यील्ड यहाँ पर कह रहे हैं, जंक बॉन्ड्स। क्यों? एक रीजन है ना। द थिंग इज, आपने जब किसी से बोरो भी किया होता है या कुछ भी कर रहे हैं, आपने कुछ ना कुछ उसको भी पे करना, तो सेफ रेट तो वहां पर ही आपका निकल जाएगा, आपके पास बचेगा क्या पीछे। सो यू नीड टू गो टुवर्ड्स द मीडियम और हाई रिस्क टू अर्न समथिंग। उसने कहा कि अच्छे पैसे कमाने का मौका हाई रिस्क के ऊपर इन्वेस्टमेंट, मैं तो बचा ही लेता हूँ ना सब कुछ। उसने हाई रिस्क में इन्वेस्टमेंट कर दी। अब हुआ ये, लोगों को पता चल गया, पैसे लोगों के थे, उन्होंने शोर मचा दिया। आखिरकार वो हाई रिस्क जो बॉन्ड्स थे वो उनको बेचने पड़े कंपनी को, $2 बिलियन का नुकसान हुआ। 3 बिलियन के खरीदे थे, 1 बिलियन में बेचे, 2 बिलियन का नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि रिस्क की परसेप्शन है ना कि ये रिस्की है, ओ हमारे पैसे डूब जाएंगे, लोग पहुंच गए। हुआ कि एंड ऑफ द डे जिसने वो 1 बिलियन के खरीदे थे उसके 3 बिलियन वापस रिकवर हो गए, किस्मत से वो वाला उसने डिफॉल्ट नहीं किया। लेकिन उससे ही पहले, क्योंकि ये रिस्क क्यों था, लोग क्यों आगे थे पैसे लेने, क्योंकि उससे पहले कई कंट्रीज डिफॉल्ट कर चुकी थी। आयरलैंड जैसी कंट्रीज डिफॉल्ट कर चुकी थी 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर, उन्होंने पेमेंट नहीं की थी। तो लोग आगे इस वजह से कि ये तो हमारे पैसे डिफॉल्ट हो जाएंगे, तो रिस्क, पैसे तो डूब गए। लेकिन इस केस में कंट्रीज ने पेमेंट कर दी, वो बच गए। इन सिंपल वर्ड्स, ये जो जिसे हम कह रहे हैं ना जंक बॉन्ड जो हैं, बेसिकली ये कहाँ बेचे जा रहे हैं, आगे हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने भी ये सारी डिस्कशन की थी, इसके अंदर मैंने आपको याद होगा एक बात थी कि हम सिक्योरिटी का नाम यूज करते हैं। सिक्योरिटी हम क्यों यूज करते हैं? यस, सब्स्टिट्यूट फॉर पेपर। पेपर बेसिकली हम फाइनेंस की टर्म्स के अंदर पेपर एसेट को कह देते हैं, पेपर कि पेपर एसेट है इसके पीछे, इसकी जो बैकिंग से पेपर एसेट, जो हम कहते हैं ना पेपर कुछ नहीं है, इसका पेपर है। हम जिसके बारे में आमतौर पर फाइनेंस की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि अ पेपर इज वर्थ नथिंग अंटिल टू क्रेजी पीपल आर विलिंग टू पे ईच अदर फॉर इट। सो पेपर एसेट या फाइनेंशियल एसेट इसे हम कह सकते हैं। तो बेसिकली पेपर या फाइनेंशियल एसेट इज वेरी रिस्की, क्योंकि अगेन एंड ऑफ द डे इट इज अ प्रॉमिस। श्योर है तो वादा ही। सो ओके, और इसके रिस्की होने की वजह ये क्योंकि पुराने जमानों में लोग पेमेंट नहीं करते थे, वादा किया पेमेंट नहीं की भाग गए। आजकल फिर भी कुछ हद तक ऑनर करना पड़ जाता है, लेकिन दे यूज टू रन अवे। सो इसीलिए ये हमने इसका नाम दिया गया सिक्योरिटी का, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि सिक्योर है। सिमिलरली
ये जबकि डेवलपिंग कंट्रीज होती थी, पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया, चिली, ब्राजील, अर्जेंटीना, ये डेवलपिंग कंट्रीज अक्सर डिफॉल्ट कर जाती हैं, बॉन्ड इशू करती हैं और एंड ऑफ द डे बॉन्ड इशू कर करके इस लेवल पे पहुंच जाती है कि डिफॉल्ट करना पड़ जाता है उन्हें। डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर गवर्नमेंट चल रही थी, हर गवर्नमेंट को पता है इशू कर दो, पेमेंट कौन सा हमने करनी है, इशू करो, यशी करो, उसके बाद अगली गवर्नमेंट खुद देखेगी। जो हमारे साथ भी होता है, हर डेवलपिंग कंट्री के साथ पॉलिसी यही है। सिंस वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड, डेवलपिंग कंट्रीज के साथ यही सलूक हो रहा है, डेवलप्ड के साथ नहीं हुआ, हालांकि जलील वो भी पड़े हुए वर्ल्ड वॉर 2 के एंड के ऊपर, बट दिस इज द पॉलिसी। सो इन दैट केस, क्योंकि लोगों को पता था यार ये डेवलपिंग कंट्रीज का लॉस होता है ना, उनको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, ये डिफॉल्ट कर जाते हैं, बिकॉज ये पता था कि दे माइट डिफॉल्ट। इसीलिए इनको रीब्रांड किया गया फिर से, इनको भी, और इनको एक नया नाम दिया गया, एमर्जिंग इकोनॉमीज। डेवलपिंग थी ना, डेवलप, अंडर डेवलप या डेवलपिंग या थर्ड वर्ल्ड जिसको कह रहे थे वो, मैं कहा यार नहीं यार, ये तो एक तो जलील भी बड़े होते हैं, ऊपर से इनकी रेपुटेशन अब खराब होगी, नया वर्ड निकाल के लाओ। ये एमर्जिंग इकोनॉमीज है जी, इनके अंदर पैसे लगाएंगे, यहाँ से पैसे आएंगे, मतलब ये कल को बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, अभी एमर्ज हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो ना इनमें से पैसे बनेंगे। फिर से धोखा, तो बहुत धोखा है फाइनेंशियल सिस्टम्स के अंदर, लेकिन अगेन ये बस नाम इसको मार्केट करने के लिए चेंज किया गया था। इस तरह से बॉन्ड इंडेक्सेस होते हैं, यू टेक दी 100 यू कैन से इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स, और उसका एक इंडेक्स बना लेंगे कि उसकी प्राइस कैसे मूव कर रही है, उसकी यील्ड कैसे मूव कर रही है, उसकी बेसिस के ऊपर वो बॉन्ड इंडेक्स हो जाएगी। इस तरह से प्राइस इंडेक्स, ये जो भी आपको पता चलोगी इन्फ्लेशन 10% हो गई, 20% हो गई, जो गवर्नमेंट फेक स्टैटिस्टिक्स होते हैं, अगेन क्योंकि वो आई डोंट नो वो मैनिपुलेट करते रहते हैं अपनी बास्केट को, लेकिन यूजुअली गवर्नमेंट्स प्रेफर करती हैं कि उनकी जो इन्फ्लेशन का रेट है वो गलत ही हो, क्योंकि उनको अपनी सैलरीज बढ़ानी पड़ती है, उसके हिसाब से चीजें एडजस्ट करनी पड़ती हैं, तो वो चाहते हैं कम से कम हो। सो हर गवर्नमेंट करती है, कोई गवर्नमेंट साफ नहीं है, आप यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट ले लें। सो इस तरह के ये बॉन्ड्स का यील्ड हो सकती है, बॉन्ड के अंदर फिर अगर इन्वेस्टमेंट ग्रेड की है तो उसका बॉन्ड की यील्ड का इंडेक्स बन जाएगा, जंक बॉन्ड्स का भी बनाया जा सकता है, आप 100 जंक बॉन्ड उठाएं उसकी बना दें इंडेक्स, तो इंडेक्स कैन बी मेड ऑफ एनीथिंग, ठीक है। चलें, टू हॉट, अच्छा चलें पार्टिसिपेंट्स एक बार 2 मिनट में बता दूं आपको, और उसके बाद आपसे फिर देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। कमर्शियल बैंक्स होते हैं जो बॉन्ड्स खरीदते हैं, बेचते हैं, इसका काम करते हैं, सब मेजर एक सेलर और बायर कमर्शियल बैंक्स होते हैं। फिर म्यूचुअल फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स बेसिकली और हेज फंड्स में डिफरेंस क्या है, म्यूचुअल फंड कंपैरेटिवली सेफ होंगे क्योंकि वो रिस्क एवर्स होते हैं, वो लेस रिस्की होते हैं, वो रिस्क टेकिंग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं करते। हेज फंड्स जो होते हैं वो रिस्क टेकर्स होते हैं, ये इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट ग्रेड और जंक बॉन्ड में। म्यूचुअल फंड जो होंगे वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट ग्रेड में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, ये जंक में भी इन्वेस्ट करते हैं, ये शॉर्ट सेलिंग भी कर रहे होंगे बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन कि ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड है जो फ्यूचर के अंदर जंक में बनने वाला है, कन्वर्ट होने वाला है, तो आज इसको शॉर्ट सेल कर दिया, कल को बाय करके शॉर्ट को कवर कर देंगे। शॉर्ट की समझ है आपको सबको ना, आई थिंक मैंने बताया था ये एक बार। इंश्योरेंस कंपनीज फिर अगेन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती हैं, बॉन्ड डीलर्स के पास भी, क्योंकि जब आप बॉन्ड बेचने जाते हैं तो अब उसके पास उसी वक्त कस्टमर बैठा हो जरूरी तो नहीं है ना, वो खरीद लेता है, क्योंकि उसके बाद जितने दिन मेरे पास पड़ा रहा इंटरेस्ट तो मुझे मिलेगा ही। देन हाउस होल्ड इंडिविजुअल्स, जिसे हम कह सकते हैं, हम आम बंदा जो बॉन्ड ले लेता है, तो वो